तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो देखिए, लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ फिजिकल फिनोमेनन हैं। जैसे कि अगर हम बात डिफ्रैक्शन की करें, आज के लेक्चर में हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है, उनकी हम एक बार बातें कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल। तो आप देख सकते हैं ये एक ऑब्स्टिकल है और ये जो वेव है इस ऑब्स्टिकल के से क्रॉस करने के बाद भी ये फिर से अपने वापस से फॉर्म में आ गई, तो यानी एक तरह से इसकी बेंडिंग हुई। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये लाइट को हम पार्टिकल की तरह माने तो पार्टिकल में इस तरह से बेंडिंग नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने फिनोमेनन अभी देखा जिसको हमने डिफ्रैक्शन बोला है, डिफ्रैक्शन से लाइट के किस नेचर का पता चलता है, तो वो है वेव नेचर का। चलिए अब नेक्स्ट फिनोमेनन की बात करते हैं, इंटरफेरेंस। ये जो फिनोमेना है बेसिकली ये फिजिक्स में हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में हम देखने वाले हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लाइट, साउंड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी की फ्रिक्वेंसी सेम होती है, जब ये कंबाइन होंगी तो या तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी या रीइंफोर्स कर देंगी। तो ये जो फिनोमेनन होता है इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पे वेव नंबर 1 और ये वेव नंबर 2 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों का जो फेज है वो भी सेम है, यानी स्टार्टिंग में ये वेव ऊपर की तरफ जा रही, ये भी ऊपर की तरफ जा रही। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो क्योंकि सेम फेज में है तो इसलिए रीइंफोर्समेंट होता है। तो आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड दोनों का टोटल यहाँ पे इस तरह से दोनों को सम करके हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दो वेव जिनका फ्रिक्वेंसी तो सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन अगर वो डिफरेंट फेज में है, यानी देखिए ये वेव ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन ये नीचे की तरफ जा रही, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एट ए पॉइंट इनका जो फेज है वो डिफरेंट है। तो जब ये वेव्स एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से जाएंगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो ये जो फिनोमेनन है, इस अगर हम ये मान लें कि दो पार्टिकल जा रहे हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये नेचर जो है, ये नेचर भी सपोर्ट कर रहा है कि लाइट, ये जो फिनोमेनन है ये भी सपोर्ट कर रहा है कि लाइट का नेचर पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वेव लाइक होना चाहिए। तो हमें दो फिनोमेनन का पता चल गया जिससे हम कह सकते हैं कि लाइट का नेचर वेव लाइक है, पार्टिकल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि इंटेंसिटी हमें आगे बार बार ये वर्ड आने वाला है। देखिए इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कि सपोज ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां से कितना रेडिएंट एनर्जी पास कर रहा है। तो हमने जैसे एक ये क्रॉस सेक्शन सेम बना है और यहाँ हमने देखा केवल जो 2 यूनिट एनर्जी पास कर रही है, यहाँ 2 यूनिट एनर्जी पास कर रही है, यहाँ 4 यूनिट पास कर रही है, तो हम कहेंगे इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये तो बात हो गई इंटेंसिटी की। अब हमने देखा कि दो फिनोमेनन की बात हम अगर करें, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की, तो पता चल रहा है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव लाइक है। लेकिन लाइट के नेचर को अगर वेव मान लिया जाए तो ये 4 फिनोमेनन, जिसमें कि एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें कि एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें कि एक है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉम्स। तो ये जो 4 फिनोमेनन है इनको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि लाइट का नेचर हमें पार्टिकल मानना पड़ेगा। हम इन दो के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो देखिए ऐसा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में लाइट इंसिडेंट होगी तो ये लाइट का इस मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होगा ये 3 तरीके से हो सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो लाइट वेव्स हैं उनमें से कुछ फ्रिक्वेंसीज को, जैसे इसमें काफी सारी अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो ये कुछ फ्रिक्वेंसीज को या ये है कुछ वेवलेंथ वाली रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और अगर ये ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट है तो ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो इस तरीके से 3 बातें होती हैं।
अब अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने ऊपर पड़ने वाले हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, और क्योंकि उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है तो बाद में जब हम उसको हीट करेंगे तो वो सारा फिर क्या कर देगा, रेडिएट भी कर देगा। तो मतलब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 100% एब्जॉर्बर हो और 100% रेडिएटर हो, तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, और इसका जो रेडिएशन होता है इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी ये एक आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी है, मतलब ऐसा कुछ रियलिटी में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो ये एक आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी है, एक कॉन्सेप्चुअल बॉडी है, और इसको अगर देखें तो इस तरीके से ये बॉडी को आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसमें छोटा सा होल बना रखा है, इसमें से अंदर लाइट एंटर कर रही है। इस लाइट का आप देख सकते हो कि इसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, काफी ब्राइट कलर से इसको बनाया हुआ है। फिर ये बार हर दूसरी बार जब टक्कर हुई तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गई, फिर इसके बाद जब टक्कर हुई ब्राइटनेस और कम हो गई, और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इसका ब्राइटनेस कम होता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये लाइट का सारा एनर्जी यहीं पे अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब लाइट बाहर गई नहीं, केवल अंदर आई है। इसी तरीके से जब इसको हीट किया जाए तो सारी लाइट बाहर भी चली जाए, तो ये एक ऐसा आइडियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसको कि हम कह सकते हैं ब्लैक बॉडी, और इसका रेडिएशन क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही हम दूसरे एक फिनोमेनन की बात करते हैं कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम आयरन की बात करें, जब आयरन को हीट किया जाता है तो रेड कलर होता है, फिर ये येलो में कन्वर्ट होता है, फिर ये व्हाइट कलर का हो जाता है, फिर उसके बाद ब्लू कलर का हो जाता है। तो हमें पता है फॉर्मूला आगे हम आपको बताने वाले हैं, E=H μ। तो इस फॉर्मूले में जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा उसकी एनर्जी भी होगी ज्यादा, और जो रेड कलर होता है, रेड कलर का वेवलेंथ होता है मैक्सिमम, तो रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर अगर ये आयरन रॉड है और इससे अगर रेड कलर एमिशन हो रहा है, इसका मतलब कि जो यहां से एनर्जी रेडिएट हो रही है, और जब हम इसको और हीट कर देंगे तब जो एनर्जी रेडिएट होगी वो किस कलर की है, ब्लू कलर की है। उस रेडिएशन का कलर ब्लू है, सॉरी। तो ये जो ब्लू कलर है ये बता रहा है कि यार इसका जो एनर्जी है ये ज्यादा है। हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जब आयरन रॉड को हम हीट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो आयरन रॉड थोड़ा कम एनर्जी लेती है, और बाद में ये आयरन रॉड ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करती है। अच्छा, जब कम एनर्जी इसने लिया तो कम एनर्जी रेडिएट किया इसने, जब ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट किया, तो उसी के अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे चेंज होता है। अब ये जो हमने पूरी बात की, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये देखिए, ये एक एक्चुअल ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाते हैं, सपोज आयरन की बात करें, आयरन को जब हमने हीट किया कितने टेम्परेचर पे, 3000 केल्विन पे, तो स्टार्टिंग में ये वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी भी रिलीज हो रही है, ये वाली भी रिलीज हो रही है, ये वाली भी रिलीज हो रही है, ये वाली भी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस वाले वेवलेंथ की है, तो हम कहेंगे कि इस वाले वेवलेंथ की है। और क्या आप इस वेवलेंथ को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, आप इस वाले वेवलेंथ को नहीं देख सकते हो, ये इंफ्रारेड जोन में आता है। ठीक, फिर क्या करोगे आप, और हीट करोगे, टेम्परेचर कहां पहुंचा दोगे, 4000। अब इतने टेम्परेचर पर क्या देखा गया, ये देखा गया कि ये वाली वेवलेंथ जो थी पहले बहुत कम जो रिलीज हो रही थी, अब वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लग गई, ठीक, रेडिएट होने लग गई। और ये वाली वेवलेंथ थोड़ा कम, ये वाली वेवलेंथ थोड़ा कम, रेड वाली भी निकल रही है लेकिन काफी कम। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ बाहर आ रही है रेडिएशन में वो कौन सी है, ये वाली है। क्या हम इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि ये वही विजिबल के बाहर वाली रेंज की है।
जब हम इसको और हीट करेंगे, मान लीजिए कि हमने इस टेम्परेचर तक हीट किया, तब हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो स्टार्टिंग में वेवलेंथ रेडिएशन आ रहा था बाहर, अभी भी वो वेवलेंथ आ रहा है बाहर, लेकिन भाई जो ये वाला वेवलेंथ है, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में ये क्या है, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ये वाला जो वेवलेंथ है, कौन सा वाला, ये वाला रेड रेड वाला, हमने देखा कि यार इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये क्या है 5000 के लिए है। तो 5000 केल्विन में हमने देखा कि यार ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ आयरन से सबसे ज्यादा रेडिएट हो रहा है। ये वेवलेंथ भी जो पहले ज्यादा रेडिएट हो रहा था, ये भी आ रहा है, पर यार इसका अमाउंट क्या है, कम है। कहां तक है, केवल देखिए इतना है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, सबसे ज्यादा अमाउंट इस वाले वेवलेंथ का है, इस वाले का। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ सारी हैं, मतलब वो वाले रेडिएशन जिनको हम नहीं देख पाते वो भी हैं, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेडिएशन है वो किस कलर वाला है, वो किस रेंज वाला है, उस रेंज वाला है जो हम देख सकते हैं। तब हमें इस टाइम पे आयरन रेड कलर का दिखाई देना स्टार्ट होगा। फिर हम और जब हीट करेंगे तब उसका कलर देखिए क्या हो रहा है, तब देखिए ये येलो हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, व्हाइट जैसा हो रहा है। फाइनली हम देखेंगे कि इसका कलर अगर इस यहां तक हम पहुंच जाएं तो इस तरीके से ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, यानी रेड कलर से ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो अब आप कहोगे तो इसमें दिक्कत क्या है ऐसा शिफ्ट होने में। देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, बात यह है केवल कि अगर लाइट का नेचर वेव माना जाए, लाइट का यदि नेचर वेव माना जाए, तो इस ग्राफ को ऐसा बनना चाहिए था, इस तरीके से। और ये ग्राफ बन कैसा रहा है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। ग्राफ बनना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, और ग्राफ बन कैसा रहा है, ऐसा बन रहा है। तो ये बनता तो हम कहते कि लाइट का नेचर वेव लाइक है, लेकिन ये ग्राफ बन रहा है और ये ग्राफ बताता है कि नहीं, लाइट का नेचर वेव लाइक नहीं है, पार्टिकल लाइक होना चाहिए। तो भाई इसलिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक को हमने डिस्कस किया। और ये वाला देखिए जो डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। ठीक, अब देखिए अब ये थोड़ा सा बातें पता होनी चाहिए कि किसी भी टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होता है रेडिएशन का, किसी भी टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है जब वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे कि ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, कम है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पर यूनिट एनर्जी को। ठीक, ये बात हम ऊपर कर चुके हैं। तो ये जो सारा यहाँ पे थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, इसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। जैसे यहाँ पे देखिए, when some solid substances is heated, the atoms of the substance are set into oscillation and emit radiation of frequency mu. Now as heating is continued, more and more energy is being absorbed by the atoms and they emit radiation of higher and higher frequency. तो वही ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया वही सारी बातें यहाँ पे हैं। अब चलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अगर हमारे पास कुछ, ये एक मेटल सरफेस मैंने आपको यहां दिखा रखा है, आप इस मेटल सरफेस में जो रेड कलर के पार्टिकल्स देख रहे हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। और जब इस मेटल सरफेस पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी लाइट आप इंसिडेंट कराएं, नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा वाला ही हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। जब इस तरह की लाइट हम इसमें इंसिडेंट कराएंगे, तब जो लाइट इसमें पड़ रही है, इस लाइट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का अपने न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आ जाती है और ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि 100 यूनिट की एनर्जी आई
और इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ था 70 यूनिट। ठीक है भाई, तो 100 यूनिट एनर्जी आएगी और 70 यूनिट तो कहां खर्च हो जाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। बचा कितना, 30 यूनिट। और ये जो 30 यूनिट है ये इन इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ एनर्जी दिया, उस एनर्जी का कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में यूज हुआ, और बाकी का जो पार्ट है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हुआ। ठीक है, तो भाई ये जो सारा फिनोमिनन है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में किसकी जरूरत पड़ी, फोटो की, लाइट की जरूरत पड़ी। और लाइट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब देखिए, अगर हम ऐसा कर दे, जहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसके सामने हम एक एनोड लगा दें, हम एक एनोड लगा दें, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ नहीं जाएंगे? तो यार ये क्या हो गया, ये तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। हम यहां देख सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हैं ये जो apparatus है, यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इसमें इंसिडेंट कराएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है, जब लोगों को नहीं पता था कि लाइट का नेचर क्या होता है, तो उन्होंने इसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, लेकिन देखा कि यार अभी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हुआ नहीं। फिर थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी उससे ज्यादा किया, तब देखा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लग गया। तो ये लोग सोच रहे थे कि लाइट अगर वेव की फॉर्म में यहां जा रही है, लाइट अगर वेव की फॉर्म में जा रही है, मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास रस्सी है, ठीक है, और रस्सी है, और रस्सी को मैं, ये एक हमारा वेइंग मशीन है, तराजू है ये, ठीक है, तो रस्सी को मैं इसके ऊपर रखता जा रहा हूं। रस्सी मेरी काफी हल्की है, और वेइंग मशीन जो है तो काफी हैवी लोड के लिए बना है। तो कोई बात नहीं, मैं रस्सी रखता जा रहा हूँ, रस्सी मेरी खत्म ही नहीं हो रही है, रस्सी खत्म ही नहीं हो रही भाई, रस्सी निकलती जा रही। एक टाइम आएगा जब इस रस्सी की वजन की वजह से ये जो तराजू है नीचे दब जाएगा, थोड़ा सा नीचे दबेगा। तो भाई अगर हम ये मानते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअस है, तो उसकी वजह से कभी ना कभी तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मान लो मेरे पास क्या है, टेबल टेनिस की बॉल है। अब आप समझ सकते हो टेबल टेनिस की बॉल कितनी हल्की होती है, टीटी बॉल छोटी सी होती है। तुम मेरे को 1000 टीटी बॉल दे दो, 1000, चलो 1 लाख दे दो, और दे दो, कोई बात नहीं। अब यार मैं एक बार में एक ही टीटी बॉल इसमें मार सकता हूं, तो यार मैं कितनी ही बॉल इसमें मारता रहूं, क्या मैं इसको जो इतनी सारी रस्सी रखने के बाद दबा है नीचे ये तराजू, क्या मैं टीटी बॉल से इसको दबा पाऊंगा? नहीं दबा पाऊंगा। ऐसा ही कुछ साइंटिस्ट सोच रहे थे कि यार अगर लाइट वेव नेचर की होती, तो अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट भी इसमें इंसिडेंट कराते, तो लाइट को अगर वेव फॉर्म में है तो इसका मतलब वेव तो कंटिन्यूअस होता है। ऐसा तो होता नहीं कि ये इस तरीके से आपने वेव कहीं देखी हो, ऐसा तो नहीं होता ना। वेव जब भी हम बनाते हैं तो वेव कैसी होती है, इस तरीके से होती है। तो ये कंटिन्यूअस चीज अगर है, अगर लाइट वेव की फॉर्म में है और वेव क्योंकि कंटिन्यूअस चीज होती है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ बहुत सारा लाइट इकट्ठा हो जाना चाहिए, और इतना सारा जो लाइट है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब लोगों को ये लगा कि नहीं भाई, लाइट जो है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में यहां से निकल रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में निकल रही है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स फिर इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज एमिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो भाई ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमने उस पार्ट को देख लिया, प्रैक्टिकल वाले पार्ट को देख लिया, आपने विजुअलाइज भी कर लिया कि एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अब हम डेफिनेशन वाले थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं। तो देखिए डिफाइन ऐसे करेंगे, व्हेन रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी मेटल की सरफेस पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको म्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे।
तो अगर हम किसी मेटल की सरफेस पर एक ऐसी रेडिएशन को डालें जिसका फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो, किससे, म्यू नॉट से ज्यादा हो, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तब तब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और यही जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो यानी लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लाइट की वजह से जनरेट हुए हैं, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें रोकना है, नहीं जाने देना है। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर ना जाए तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाए। तो जितना फोर्स हमें ऊपर से लगाना होता है, पोटेंशियल, वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज ना होने देने के लिए, भाई उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हम अब थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द apparatus used for studying the photoelectric effect is shown in figure, देख लिया आपने। It consists of an evacuated tube fitted with metal surface to be exposed at cathode and suitable detector as anode। हम देख सकते हैं ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है हमारी, और इसमें कैथोड एनोड आप देख सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, अमीटर देख सकते हैं, एंड देन कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। When light of sufficient energy is allowed to strike the surface of the metal, electrons are ejected which move towards the detector. By observing the amount of current flowing, the kinetic energy of the electrons can be determined. तो भाई जितना इसमें से करंट पास कर रहा है उस करंट के अमाउंट से हम इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। अब देखिए कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू नॉट से, ठीक है। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहोगे कि सर किसी मेटल की सरफेस से अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाए तो जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी हमने बात कर ली है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल फॉर स्टॉपिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन द इंसिडेंट लाइट energy is greater than the work potential of the metal on which the incident light is focused। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब वो एनर्जी अगर ज्यादा हो जाए, अगर इस इलेक्ट्रॉन का अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा है और जो एनर्जी आ रही है वो कम है। सपोज ये 100 यूनिट की एनर्जी है और ये 120 यूनिट का अट्रैक्शन है इसका, तो हम कहेंगे कि ये सफिशियंट नहीं होगा इसको रिलीज करवाने में। तो वो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं होने दे उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हमने ये भी बात कर ली है कि जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, भाई हमने कहा कि वो रेडिएशन मिनिमम कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच म्यू। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसे। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू एच म्यू। तो यानी एच म्यू नॉट कर देंगे। तो हम दो तरह से बोल सकते हैं, हम या तो ये बोल सकते हैं कि यार अगर आप किसी मेटल सरफेस से चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाए तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको कितना लेना होगा, म्यू नॉट। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप चाहते हो कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाए तो जो मिनिमम एनर्जी आपको लेना होगा वो कितना लेना होगा, एच म्यू नॉट। ठीक है भाई। तो
एच म्यू नॉट ये वो मिनिमम एनर्जी है। और मान लीजिए जो इंसिडेंट हो रही है, जो एनर्जी आ रही है वो कितनी है, एच म्यू है। तो एच म्यू कितनी हमने माना था, सपोज 100 यूनिट, और मान लीजिए कि मिनिमम चाहिए कितनी, 80 यूनिट एनर्जी चाहिए। तो बाकी 20 कहाँ जाएगा, बाकी 20 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कहा वो एनर्जी जो रेडिएशन में है, ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे हम बाहर से क्या कर रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं। तो इस रेडिएशन की अपनी कुछ एनर्जी है जो कि मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा ही है। रिक्वायरमेंट कितने की है, 80 यूनिट की है, और हमने कितना दिया, 100 यूनिट का रेडिएशन दिया। तो 100 यूनिट का जो रेडिएशन दिया है उसके लिए उसकी एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ई इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। और जो स्टैंडर्ड हमको एनर्जी चाहिए इसको वर्क फंक्शन ही बोलते हैं, डब्ल्यू नॉट भी रिप्रेजेंट, यानी कि जितना इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको या तो आप ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दो या डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर दो। और जो बच जाएगा, जैसे ये तो कितना हम मान लिया 100 यूनिट, और इसको कितना मान लिया अगर 80 यूनिट, तो जो 20 यूनिट बचा वो कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा ना कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो आपको ये फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये क्या चीज है, ये है लाइट आ रही है, ये क्या चीज है, ये उतनी एनर्जी है जितनी की देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, फिर ये क्या चीज है, अगर आप ज्यादा लेकर के एनर्जी आए थे तो जितना एक्सचेंज के लिए चाहिए था उतना तो आपने दे दिया, अब आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसे हैं तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने, एक मिनट, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान सी बात है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। अब अगर एनर्जी मान लीजिए ज्यादा होगी, रिक्वायरमेंट 80 की थी, सपोज 80 यूनिट का रिक्वायरमेंट था, ले गया आप कितना है 150, काफी ज्यादा ले आए आप, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे काफी ज्यादा लाए, चलो कोई बात नहीं। तो यार ये जब आप लाओगे तो 80 तो एक्सचेंज के लिए दे दिए, बचा कितना, तो यार बचा है अभी 70 बचा, तो उस 70 को कहाँ यूटिलाइज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। मान लो तुम 100 लेकर के आते और रिक्वायरमेंट कितने की है, 80 की है, तो इस बार काइनेटिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट करोगे, 20। तो जब आप कम एनर्जी का रेडिएशन डालते हो तो काइनेटिक एनर्जी कम आती है। जब आप ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन लाते हो तब आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वही बात यहां लिखी है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी बोल दे चाहे ग्रेटर द एनर्जी बोल दे, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात आसान सी है। फिर आगे देखें, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स बट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जीज ऑफ फोटॉन। ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कि अगर आपने लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इसका यह मतलब है कि मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, ठीक है, अब यार आपने एक बल्ब लगा दिया और उस बल्ब से उतना रेडिएशन आ रहा है जितना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए काफी है, लेकिन है तो अभी एक ही बल्ब, तो वहां से मान लो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कुछ एक फिक्स अमाउंट होगा उनका। आप चाहते हो कि यार 1 सेकंड में अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, हम ज्यादा एमिट कराना चाहते हैं, तो ठीक है यार एक और बल्ब लगा दो, 2 बल्ब लगा दोगे तो अभी अगर 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे तो अब 20 होने लग जाएंगे, और चाहते हो तो एक तीसरा बल्ब लगा दो। तो यानी इंटेंसिटी आप जितना ज्यादा कर दो, जब आप एक बल्ब लगाए थे तो एक पर्टिकुलर एरिया से कितना एनर्जी पास कर रहा था, 1 यूनिट। जब आप 2 बल्ब लगा दोगे तो उसी पर्टिकुलर एरिया से 2 यूनिट एनर्जी पास कर रहा, 3 लगा दोगे तो 3 यूनिट। तो क्या बात समझ में आई, अगर आप इंटेंसिटी ज्यादा करते हो तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे, तो भाई ये हुई यहाँ पे बात, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन बट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जीज ऑफ फोटॉन। हाँ ये बात जरूर है
कि भाई सारे, चाहे आप कितने भी बल्ब लगा लो, लेकिन जो एक एक उससे पार्टिकल बाहर निकल के आ रहा है उसकी एनर्जी तो फिक्स है ना भाई। आप चाहे कितने ही बल्ब लगा लो, लेकिन अभी हमने ऊपर क्या एग्जांपल दिया था, लाइट को किससे कंपेयर किया था, टीटी बॉल से कंपेयर किया था। तो यार टीटी बॉल तुम कितनी भी ले लो, 1000 टीटी बॉल ले लो, लेकिन एक बार में तो एक ही टीटी बॉल जाके हिट करेगी ना। तो एक बार में लाइट का एक ही पार्टिकल जाके इसको हिट करेगा। तो तुम अगर बहुत सारे ले लोगे तो इससे ये नहीं हो जाएगा, इससे ये नहीं हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम इसको बहुत तेजी से चला दोगे। इसको थोड़ा ऐसे समझो, हम कह रहे हैं कि ये फुटबॉल रखी हुई है, तुम्हारे पास क्या है, और ये फुटबॉल कितनी है, बहुत सारी हैं। मान लो यहाँ पे 1,00,000 फुटबॉल रखी हुई है ऐसे, इस तरीके से। अब और ये एक लाइन से ऐसे मान लो रखी, इस ऐसे रख देते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है भाई। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इधर से हिट करने के लिए बोला गया है, क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास है एक टेनिस की बॉल। तो यार एक टेनिस की बॉल से तुम एक को ही हिट कर सकते हो, एक टेनिस की बॉल से तुम एक को ही हिट कर सकते हो। और एक बात ये भी कि यार एक को तो हिट करोगे, दूसरी बात ये भी है कि यार जब तुम हिट करोगे ना, तो एक टेनिस में एक फिक्स अमाउंट पावर ही जनरेट की जा सकती है। एक टेनिस बॉल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर ही जनरेट की जा सकती है। अगर तुम 10 टेनिस ले लेते हो, कितनी, 10, तो एक इस पे लगेगी, एक इस पे लगेगी, एक इस पे लगेगी, एक इस पे लगेगी, एक इस पे। लेकिन हर बार तुम इसको जो स्पीड दोगे, किसको, फुटबॉल को, वो सेम रहेगी। ज्यादा टेनिस बॉल लेने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी फुटबॉल को बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक दोगे। सपोज मैंने तुमको कहा कि चलो उज्जवल, यहाँ पे तुम्हारे पास 10 फुटबॉल रखी हुई हैं और तुम्हें मैं 3 टेनिस की बॉल देता हूं, हिट करो इन्हें। तो तुमने कहा ठीक है, हिट करते। पूरी ताकत से तुमने हिट किया इसको, सपोज 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड दे दिया। फिर तुमने हिट किया, फिर से तुमने 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड दे दिया। फिर मैंने कहा कि अब कितने बच्चे हैं फुटबॉल, तुमने कहा सर अभी बहुत सारे बच्चे। मैंने कहा ठीक है चलो 100 तुम बॉल टेनिस की और ले लो, लेकिन अब तुम्हारी स्पीड जो है ना 5 मीटर से 10 हो जानी चाहिए। तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है सर, मैं एक बार में एक को ही मारूंगा और मेरी स्पीड फिक्स है ना भाई, मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही दे सकता हूं। तो इसी तरीके से जो एक पार्टिकल होता है लाइट का, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी ही सप्लाई कर सकता है। या तो फिर आप बॉल चेंज कर दो, आप कहोगे सर मेरे को वो क्रिकेट वाली बॉल ला करके दो, तो मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे सकता हूं। लेकिन यार टेनिस की बॉल से ना हो पाएगा ऐसा, टेनिस की बॉल से तो इतनी स्पीड ही मैं जनरेट करा सकता हूं। तो वही बात यहां पे बोली गई है, ये कह रहे हैं कि यार अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ टेनिस बॉल बढ़ा दें, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें तो हम ये तो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो फोटोन है वो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यही बात यहां पे बोली हुई है। तो एक बात और समझ लीजिए थोड़ा, फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। एक बात और वो बात क्या है, द एनर्जी एक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt। क्या बोला हमने कहा कि भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 पोटेंशियल द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ये मान लो हम यहाँ पे ये इधर बैटरी हमने सेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये मेटल है और इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर सीधा जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर 1 वोल्ट का हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो इस इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी आ जाएगी, किसी सर्किट में अगर 1 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दें तो इलेक्ट्रॉन में जितना एनर्जी आएगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूनिट है इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो वही यहां पे हम लिख देते हैं और फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कुलम, और वोल्ट का वोल्ट होता है। तो कुलम और वोल्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल आ जाएगा। तो जब भी तुम्हें बोला जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तुम्हें पुट कर देनी है 1.602।